डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10 दिन का अल्टीमेटम और बढ़ाया गया था। लग रहा था शांति रहेगी युद्ध में, मगर पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है ईरान की तरफ से और यूएस इजराइल की तरफ से, वो बता रहा है कि कतई शांति नहीं आई है। ईरान के अंदर खासतौर पर इजराइल ने जो उनका न्यूक्लियर सेंटर है उस पर कुछ ऐसे हमले किए हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है, और स्टील प्लांट पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा ईरान ने भी जवाब में तगड़ी कार्रवाई की है। तो 24 घंटे में वॉर में क्या हुआ पिछले, आपको इस वीडियो में वो बताएंगे। साथ ही डिप्लोमेसी के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जेडी वांस ने, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हो सकता है कि अमेरिका इस युद्ध से खुद के पैर खींच ले, वापस निकल जाए। और इजराइल कंटिन्यू क्या करेगा, नहीं करेगा, कैसे होगा, इस वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। मेरे साथी विनय सुल्तान है, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। विनय जी, डायरी तैयार है? लोडेड एकदम मामला? एकदम लोडेड। गोला बारूद लेके हाँ चालू किया जाए जी। तो पहले तो आप दर्शकों से माफी मांगिए जो कल वाला वीडियो नहीं आया। माफी चाहता हूँ। कल दरअसल क्या हुआ, दर्शक आपका इंतजार करते हैं। हमारे जो जितने भी वीडियो दूसरे होते हैं उस पर लोग कमेंट करते हैं आके कि भाई वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। दरअसल कल शाम को थोड़ा सा कुछ पारिवारिक दिक्कतें हो गई थी, उसकी वजह से घर जाना पड़ा था। कुछ पर्सनल इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आप तक पहुँच पाया। उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और आज ये वीडियो जो है सब चीजें लेके आएंगे, जो छूट गया वो भी आ जाएगा इसमें, वो भी आ गया। बाकी एक हमने वीडियो और पहले भी इससे किया है, आपने शायद देखा हो, कि जो ईरान धमकी दे रहा था हूतियों के शामिल होने की, वो शामिल हो गए हैं। और उसका किस तरीके से ये पूरा ट्रेड पर, व्यापार पर, इकोनॉमी पर, दुनिया पर असर पड़ सकता है, वो जो ईरान की धमकी है वो सच साबित होती दिख रही है। वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, वो अलग देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं हमलों से क्योंकि आप बता रहे हैं वापस से जो हमलों की शिद्दत है, जो हमलों की इंटेंसिटी है, वापस से बढ़ गई दोनों तरफ से। लगभग बैक टू नॉर्मल हो गया। मतलब नॉर्मल का मतलब युद्ध के दौरान जितने हमले हो रहे थे वो हमले वापस उसी तरीके से, उसी शिद्दत से शुरू हो गए हैं। तो ईरान की तरफ से बढ़ते हैं कि ईरान ने कहाँ कहाँ हमले किए हैं। तो बुबियान आइलैंड है कुवैत में, वहां पे IRGC की नेवी, जिसको ट्रम्प कह रहे थे कि हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उसने सरप्राइज अटैक किया है IRGC की नेवी ने। और वहां पे मिसाइल और ड्रोन से मल्टीपल स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। ये बुबियान आइलैंड है, कुवैत का आइलैंड है, कुवैत से जुड़ा हुआ, कुवैत की सीमा में है। और यहाँ पे हमला जो है IRGC की नेवी की तरफ से किया गया। बहरीन में बापको, जो वहाँ की सरकारी रिफाइनरी है, वहाँ पे हमला हुआ है, रिफा में। और बहरीन में कल मल्टीपल जगहों पे जो है हमले ईरान की तरफ से किए गए। कुवैत में एयरपोर्ट जो है वहाँ पे हमला हुआ है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये कंफर्म किया है कि वहाँ पे जो रडार सिस्टम लगा हुआ था अमेरिकन, उसको जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा है इस ईरानी हमले से। बेत शेमेश करके एक जगह है, यहाँ पे डायरेक्ट हिट हुआ है, जिसका कि हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। और यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है, हिब्रू मीडिया के हिसाब से इस कम्युनिटी सेंटर के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के सैटेलाइट इमेज जो है ईरान की तरफ से जारी किए गए, जो कि आज कल के हमले के हैं, मतलब पिछले 24 घंटे के। और उसमें हमको ये दिखता है कि वहाँ पे जो KC-135 रिफ्यूलर जो जेट्स हैं वो खड़े हुए थे और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा एक E3 एवाक सिस्टम जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो काफ़ी नुकसान जो है US एयरफोर्स का यहाँ पे हुआ है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे। यहाँ पे 10 घायल भी बताए जा रहे हैं कि 10 जो है अमेरिकन सैनिक यहाँ पे घायल हुए हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में कन्फर्म किया है। तो कुल मिला के ये कन्फर्म खबर है। एक तरफ से ईरान का दावा भी है, WSG ने भी इसको कन्फर्म कर दिया है। सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पे क्लस्टर गिरे हैं, मतलब क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल करके जो ईरान ने हमले किए हैं, वो उसमें एक आदमी को जो है मौत होने की खबर है, जबकि 2 लोग जो है गंभीर रूप से उसमें घायल हैं। इस बीच में एक खबर ये आई है कि US का जो एयरफोर्स है, उसका F-16 जो फाइटर जेट है, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी वेस्टर्न सऊदी में। ये जेट जो है वो सिराज में उड़ रहा था ईरान के, और वहाँ पे इसको डायरेक्ट हिट लगा। उसके बाद में उसने इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो की यहाँ पे वेस्टर्न सऊदी में। इस बीच में हिजबुल्लाह ने पहले ये कहा कि अल मैदीन में उसने IDF के सोल्जर्स पे एम्बुश किया, मतलब कि घात लगा के हमला किया। और उसके बाद में हमने ये देखा कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर गए हुए थे जो कि वहाँ पे इवैक्यूएशन कर रहे थे जो घायल सैनिक थे। और बाद में IDF की तरफ से बयान आया कि उनके 9 सैनिक जो हैं वो घायल हैं, हालांकि चोट जो है वो मामूली है, ऐसा IDF की तरफ से कहा गया है। ईसा एयरबेस जो है बहरीन पे, उसके ऊपर भी हमला हुआ है, डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ पे हुए हैं। हुतीज ने एक जो बीर सेवा की तरफ तेल अवीव के पास में एक डायरेक्ट मिसाइल छोड़ी। इस मिसाइल के हमले के साथ ही हुतीज जो हैं पूरी तरीके से इस जंग में उतर गए हैं। और ये हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो किया क्योंकि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उसके लिए आपको अलग से समझाने की कोशिश की कि हुतीज कहाँ से, किस तरीके से ये फोर्स बनी और उसके ईरान के साथ में क्या संबंध है और क्या मायने हैं हुतीज के इस युद्ध में उतरने के। उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जो यूट्यूब लिंक है वो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दें ताकि आप वो भी देख सकें, आपको पूरी पिक्चर समझ में आए। कुवैत में सुवेख
पोर्ट है वहाँ पे हमला हुआ है, और कुवैत के मुबारक अल कबीर पोर्ट पे हमला हुआ है। इसके अलावा यूएई के खलीफा इकोनॉमिक जोन पे हमला हुआ है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, और 2 जगहों पे यहाँ पे आग लगती हुई देखी गई थी। इसके अलावा मिसाइल की डिबरी गिरने से कहा जा रहा है कि ये आग जो है लगी हैं खलीफा इकोनॉमिक जोन में। नेगेव में 2 मिसाइल जो हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुई हैं, जिसका हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। पोर्ट सलाला जो है ओमान का, यहाँ पे 2 ड्रोन जाके हिट हुए हैं। पोर्ट सलाला वो जगह है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करती हैं, और यहाँ पे जो हम आपको ये नक्शे पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से ये वो इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट है स्ट्रेटेजिकली, और इसके ऊपर ईरान ने पहले भी हमला किया था। हालांकि ईरान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन पोर्ट सलाला पे 2 ड्रोन जो है उनका डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ, और ये 48 घंटे के लिए जो है ये पोर्ट बंद कर दिया गया है। यूएई ने की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अपना एक बयान जारी करके कहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में 20 मिसाइल और 37 ड्रोन जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया है, तो उसके ऊपर लगातार हमले चल रहे हैं। तो ये हुआ ईरान की तरफ से जो मोटा मोटी हमले, मतलब पिछला जो वीडियो में याद है उसके मुकाबले तो हमले एकदम 3-4 गुने बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ अब इजराइल की तरफ से, तो इजराइल ने बहुत एक रणनीतिक तौर पे जो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बीबी नेतन्याहू की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 48 घंटों में जो भी इनकी डिफेंस फैसिलिटीज हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, या डिफेंस से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनको आप जो है टारगेट करिए। और वो हमको जो है इजराइल के हमलों में दिखाई देता है। खासतौर पर स्टील प्लांट्स को टारगेट किया गया और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। तो वो हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। इस्फहान एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली, वहाँ के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमले हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पे मुबारक जैसा ही कुछ नाम है, मुबारक स्टील प्लांट जो है उसके ऊपर हमला हुआ है, और वो कम्प्लीटली शट डाउन हो गया है। खुजिस्तान में जो है स्टील प्लांट है वो उसके ऊपर हमला हुआ है, और वो पूरी तरीके से बंद है। तो स्टील प्रोडक्शन जो ईरान का है उसके ऊपर खास तौर पे टारगेट बनाया गया है कि उसको टारगेट बना के स्टील का जो सप्लाई लाइन है उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल किया जाए। खोंदाब में हेवी वाटर प्रोटेक्शन फैसिलिटी है उसको हिट किया गया है। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर स्ट्राइक हुई है, 5 स्ट्राइक हुई हैं, और नेवल एयरबेस और वहाँ पे नेवल और एयरबेस जो दोनों, नेवल बेस और एयरबेस, उसके ऊपर भी हमला हुआ है। इसके अलावा तेहरान पे लगातार हमले हुए हैं, जिसमें शियन जो फॉरेस्ट पार्क है नॉर्थ ईस्ट तेहरान में, उसके ऊपर हमले हुए हैं। सोनक में ये भी नॉर्थ ईस्ट तेहरान में, इसके ऊपर हमले हुए हैं। परचीन एक बहुत बड़ी, परचीन में मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी है और बड़ा फैसिलिटी है, तेहरान के पास में ही, साउथ वेस्ट तेहरान में, तेहरान के दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पर भी हमले जो हैं इसके भी हमारे पास में खबर है। यज़्द में जो है येलो केक प्रोडक्शन प्लांट है अद्राकन में, इसको हिट किया गया है। और येलो केक को हम आपको समझा दें तो एक तरीके का केमिकल कंपोजिशन, हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आए हैं। U3O8 मतलब कि ट्राई यूरेनियम ऑक्टोसाइड जिसको बोला जाता है कि 8 जो है परमाणु ऑक्सीजन के और 3 परमाणु जो है यूरेनियम के मिला के कंपोजिशन बनती है। ये दरअसल यूरेनियम के एनरिचमेंट के होने से पहले एक तरीके से इसको समझ लिए कच्चा माल, इसको येलो केक कहा जाता है। तो ठीक कर रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो नहीं केमिस्ट्री मेरे को, हालांकि मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, मतलब पढ़ने में डाई ऑक्टा है, पढ़ाइएगा बस। हाँ, खैर येलो केक जो है वो बनाया जा रहा था यहाँ पे अद्राकन में, और इसके ऊपर हिट किया गया है। और यहाँ पे बार बार ये कहने का मतलब ये शुबा जताया जा रहा है कि कहीं यहाँ पे रेडिएशन का खतरा पैदा ना हो जाए। और इस बीच में एक और टारगेटेड असैसिनेशन हुआ है। हिजबुल्लाह के भी 2 टारगेटेड असैसिनेशन आईडीएफ की तरफ से हुए हैं, लेकिन ये बसीस फोर्स का जो हरमुज़जान प्रोविंस है, कुल मिला के हरमुज़ जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ जिसमें पड़ता है, हरमुज़जान प्रोविंस, वहाँ पे जो बसीस फोर्स के हेड हैं मोहम्मद मेहदी अहमदी ज़ादे, इनको जो है निशाना बनाया गया, और आईडीएफ ने कहा कि हमने इनको टारगेटेड असैसिनेशन में मार दिया है। और इस बीच में 2 हमारे हम पेशा 2 जर्नलिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं साउथ लेबनान में इजराइल स्ट्राइक में, जिसमें अली साहेब हैं और फातिमा हैं। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं। ये जोजिन साउथ लेबनान का एक इलाका है, वहाँ पे इनको ये गाड़ी में जा रहे थे जिसमें 2 और लोग सवार थे। इसको टारगेटेड असैसिनेशन के जरिए जो है इजराइल ने इसको मारा है। ये कोलेटरल डैमेज नहीं है कि गलती से कहीं, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि ये जिस मीडिया इदारे के लिए काम करते हैं, मीडिया आउटलेट के लिए काम करते हैं, उसका नाम है अल मनार टीवी, जो कि हिजबुल्लाह के नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है, प्रो हिजबुल्लाह टीवी नेटवर्क माना जाता है। तो उनके 2 जर्नलिस्ट जो हैं, लेकिन जर्नलिस्ट बीइंग जर्नलिस्ट, वो किसी भी, मान लीजिए कि जैसे जितना जघन्य जो है किसी न्यूज़ पिंच के पत्रकार के ऊपर हमला है, उतना ही जघन्य 5 जन्य या कांग्रेस की भी जो उनका वो आता है और माउथपीस, उसके का अगर कोई पत्रकार है उसके ऊपर हमला है। पत्रकार ही होता है। तो वैसी स्थिति में हमारे लिए भी ये थोड़ा सा
डिसअपॉइंटिंग है कि कोई पत्रकार अगर रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसके ऊपर हमला इस तरीके से टारगेटेड असैसिनेशन उसका किया जाए। यूएई यूएई में जो है एक और हमला हुआ है, जहां पे कहा जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन सिस्टम जो ये ईरान की तरफ से हुआ था। तो यूक्रेनी जो ड्रोन सिस्टम है उसके ऊपर ईरान ने हमला किया था, और यहाँ पे इसका खातम अंबिया का दावा था कि यहाँ पे अमेरिकन सैनिक जो है वो खुफिया ठिकाने पे छुपे थे, उसका भी हमने हमला किया था। और इसी समय जो है खास बात ये थी कि जेलेंस्की वहां पे मौजूद थे। अच्छा। ये ईरान की तरफ से अटैक हुआ था, और बाद में ये सामने आया कि जेलेंस्की ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि जेलेंस्की पिछले 2 दिन से अनअनाउंस्ड जो है मिडिल ईस्ट अचानक से पहुंच गए, तो वो तमाम देशों में घूम रहे हैं और जगह जगह जाके अपने डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। तो ये स्थिति वहां बनती, जिसके ऊपर हम डिप्लोमेटिक फ्रंट में बात करेंगे। और तो ये है ये हमलों की कहानी है, मतलब पिछले 24 ये हम लोग घंटों की में कहानी। एक दूसरे पर जो हमले किए गए हैं और जिनकी इंटेंसिटी हम बता रहे हैं पहले के मुकाबले, जो बीच में कुछ शांति दिख रही थी और शांति खत्म हुई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था, 10 दिन बढ़ा दिया था उसको, पहले 48 घंटे पे 7 दिन, फिर 5 दिन, पहले फिर 5 दिन आया, 5 दिन 10 दिन उसको फिर 10 कंटिन्यू दिन कर कर दिया, दिया गया है। 6 अप्रैल तक जो है उसकी म्याद बढ़ा दी थी, लेकिन मगर उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। इस डिप्लोमेसी बीच की में बात। डिप्लोमेसी में बात करते हैं तो जो अब्बास अरगची हैं वहां के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने ईरान के 2 सबसे बड़े स्टील फैसिलिटी पर हमला किया है, सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। ये हरकत तब हो रही है जब ट्रम्प की तरफ से सीज फायर जो है वो उसका अनाउंस कर दिया, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ट्रम्प का जो सीज फायर अनाउंस है और जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं उसके ऊपर, और इसके ऊपर इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कहा है अरगची ने। और इस बीच में रूस ने अपने तेल के एक्सपोर्ट पे 1 अप्रैल से जो है पाबंदी लगा दी है कि 31 जुलाई तक वो कहीं पे भी तेल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बारे में भी हमने एक विश्लेषण जो है उस वीडियो में दिया, जिसमें हमने हुतीस के ऊपर बात की थी, तो उसमें आप जो है पूरा विश्लेषण देख लीजिए। मोटा मोटी तौर पे ऐसी स्थिति है कि जिस तरीके से अमेरिका पूरे ऑयल प्राइजेस के सर्ज को दबाना चाह रहा है, क्योंकि आज ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है 112 से 116 के ऊपर पहुंच गया था, तो उसको जो है वो जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस को जिस तरीके से अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, तो रूस की तरफ से ये कदम उठाया गया है ताकि ताकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़े। और रूस बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, और रूस की इकोनॉमी सही मायने में जो है वॉर इकोनॉमी है। रूस जो है वो वॉर के दौरान थ्राइव करता है, इसीलिए यूक्रेन में आप देख रहे हैं वो 4 साल से युद्ध में है, और वो अगले 10 साल भी युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो युद्ध से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे प्रोडक्शन और सारा जो है वो डिफेंस जो कॉम्प्लेक्स है उनका वो बहुत मजबूत है, और उसने बहुत पैसा कमाया है इस युद्ध के दौरान भी, और मतलब एक्सपोर्ट करके भी। तो ये स्थिति बन रही है। तो युद्ध रूस ने जो है वो भारत तेल आता रहेगा नहीं, मोटा मोटा ये बता दीजिए। भारत ने अब तक जो है तेल जो हमारी जरूरत का था, लगभग कहा जा रहा है कि 60 मिलियन बैरल क्रूड जो है हमने रशिया से बुक करवा लिया है, वो हमारे पास आएगा। हाँ, तो इस बीच में स्टीव विटकॉफ जो कि स्पेशल एनवॉय थे मिडिल ईस्ट के लिए, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि हो सकता है कि इस सप्ताह में जो है मीटिंग हो जाए। अच्छा। अमेरिका की और इजराइल की। ईरान ने कुछ कहा इस पर? ईरान ने कुछ नहीं कहा है, ईरान अभी भी वहीं इनकार कर रहा है, वहीं डटा हुआ। इस बीच में अमेरिका की तरफ से एक और जेट कैरियर जो है, कैरियर शिप जो है वो जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश कैरियर शिप जो है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ। तो तीसरा कैरियर शिप जो है वहां पे डिप्लॉय हो रहा है। ये सीबीसी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर सीबीसी ने ये खबर ब्रेक की है, और उसके हिसाब से एक तीसरा कैरियर जेट और जा रहा है, तो कैरियर वेसल और जा रहा है। इजराइल ने इंटरसेप्शन जो अपनी मिसाइल्स हैं, जो इंटरसेप्ट हैं, उनकी राशनिंग शुरू कर दी है। जो टॉप नॉच जो उनके इंटरसेप्टर्स हैं उनको वो थोड़ा सा बचा के इस्तेमाल कर रहा है। तो ये स्थिति है इजराइल का। हमने ये लगातार देखा है कि उसका एयर डिफेंस जो है वो लगातार छलनी होता जा रहा है, और जिस तरीके से ईरानी मिसाइल्स वहाँ पे जाके लग रही हैं, वो पहले के मुकाबले उनका जो गिरने का या डायरेक्ट इम्पैक्ट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी आगे चला गया है। और 12 डे वॉर में भी हमने देखा था कि ईरान ने लगभग 10% जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट दर्ज करवाए थे, बावजूद इसके कि इनके पास में तमाम तरीके के इंटरसेप्टर थे जी। तो इस बीच में जेडी वांस का एक बहुत जबरदस्त बयान आया है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे रुक के, क्योंकि जेडी वांस जो है उससे हमको ये समझ में आएगा कि अमेरिका में किस तरीके की पॉलिटिक्स इस वॉर के इर्द गिर्द हो रही है। जेडी वांस शुरुआत से ही ये कह रहे हैं कि मैं इस वॉर के पक्ष में नहीं था, फर्स्ट डे से ही। अब आपको ये समझना है कि नवंबर में वहाँ पे मिड टर्म चुनाव है, और मिड टर्म चुनाव में जो है वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की हार तय मानी जा रही है, और रिपब्लिकन पार्टी की अगर हार तय होगी तो सीनेट में, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और मतलब कांग्रेस में जो सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों जगह बहुत थिन मेजोरिटी जो है वो रिपब्लिकन के पास में अभी है। तो वहाँ पे अगर
कांग्रेस में अगर डेमोक्रेट्स की जो विरोधी पार्टी उसकी अगर वो बन जाती है मेजोरिटी, तो उस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिटिंग डक हो जाएंगे, उनका कोई भी काम जो है वो कांग्रेस उसको उलट देगी। तो अमेरिका में ये सिस्टम होता है कि जो राष्ट्रपति वो अलग से चुना जाता है, संसद के जो सदस्य हैं वो अलग तरीके से चुने जाते हैं। तो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि जो राष्ट्रपति जिस पार्टी का है उसी पार्टी का संसद में बहुमत हो। और मिड टर्म वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, और उसके बाद में क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म है, तो डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो जेडी वैंस जो है वो खुद के तैयार कर रहे हैं अगले कैंडिडेट। पता है कि जो उनका मागा बेस है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी पर सत्ता तक पहुंचाया, वो इस युद्ध से बहुत खुश नहीं है। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सर्वे भी बताया था जिसमें था अप्रूवल रेटिंग जो है काफी घट गई। 59% लोग विरोध में थे, युद्ध जो कर रहे हैं 59%, और इसके ऊपर तो 65% से ऊपर ईरान की पॉलिसी के ऊपर। और इस बीच में एक चीज होती है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कहते हैं 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति की कैबिनेट के आधे से ज्यादा सदस्य ये कह दें कि राष्ट्रपति जो है इनकैपेबल है, वो ठीक नहीं है, काम का भार उठाने के लिए स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, तो 25th अमेंडमेंट के तहत उसकी कैबिनेट ही उसको हटा सकती है। वैसी स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति पद संभाल लेते हैं। और बार बार जो कंजर्वेटिव धारा है, जिसको नियो कंजर्वेटिव कहा जाता है अमेरिका में, जो कि मागा बेस है पूरी तरीके से कंजर्वेटिव, जो कि नया नया जुड़ा है इस रिपब्लिकन पार्टी से, तो उनका ये कहना है कि जेडी वैंस को जो है ये 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके और डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटा देना चाहिए। तो एक तरीके से अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के बीच में जो है वो साफ राजनीतिक दरार दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रंप जो है अपने बेटे के लिए रास्ता साफ करना चाह रहे हैं, जबकि जेडी वैंस जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच में जेडी वैंस ने बेनी जॉनसन, जो कि कंजर्वेटिव पॉडकास्टर हैं, उनको इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसमें ये कहा कि अमेरिका बहुत जल्दी इस वॉर से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक संकेत है जिसमें इसके दो मायने हैं कि या तो अमेरिका में ये प्लानिंग चल रही है कि इसको 10 दिन का एक्सटेंशन जो है वो आगे और 30 दिन बढ़ा दिया जाए और इजराइल और ईरान को लड़ते हुए छोड़ दिया जाए, हम थोड़ा सा पैर पीछे खिसका के, और इजराइल को जैसे हमने पहले मदद की थी वैसे हम मदद करते रहें, डायरेक्टली खुद ना लड़ें। जो कि अमेरिका का एक तरीका है कि वो जगह जगह प्रॉक्सी खड़े करके अपने इस तरीके से पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया उन्होंने। ISIS हो चाहे अफगानिस्तान में तमाम जो जिहादी नेटवर्क था वो खड़ा करके। अमेरिका कभी भी फोर फ्रंट पे लड़ा नहीं वियतनाम वॉर के बाद में, उसने ये सबक लिया था। लेकिन यहाँ पे अमेरिका काफी दिन बाद में जो डायरेक्टली उसने इन्वेड किया और डायरेक्टली वो लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति है वहां पे, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को इस वॉर से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ट्रम्प जो है मिड टर्म में उनका निपटारा हो सकता है। तो इस बीच में ये है कि बुशहर पावर प्लांट, जिसके ऊपर हमने बताया कि 5 स्ट्राइक लगातार हुई हैं कल, मतलब पिछले 24 घंटे में, वहाँ पे ये जो रशिया का जो रोसएटम करके रशिया का जो एक एटॉमिक एनर्जी का जो इदारा है, जो कि एटॉमिक एनर्जी के ऊपर रिसर्च करता है, उसने ये कहा है, उसने बहुत गंभीर बात कही। उसने कहा कि लगातार जो है वहाँ पे हालात जो है डिटोरिएट हो रहे हैं, मतलब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कि अगर ऐसा ही चलता रहा और इसी तरीके से लगातार हमले हुए तो वहाँ पे रेडिएशन की पूरी संभावना बनती है, और ये बहुत घातक स्थिति बनी, चिंता वाली बात है। तो ये जो है बुशहर पावर प्लांट पे, क्योंकि लगातार बुशहर पावर प्लांट को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है अपने एयर स्ट्राइक में, और यहाँ पर अगर रेडिएशन होता है तो बहुत स्थिति विकट हो जाएगी, चेर्नोबिल जैसी कंडीशन हो सकती है। और इस बीच में कतर और यूक्रेन में जो है डिफेंस डील हो गई है। जेलेंस्की यूएई से जो है यूएई के साथ में भी उन्होंने करार किया, और वो अब जो है दोहा पहुंच गए हैं। तो वहाँ पे एक डिफेंस डील का एक खाका जो है डिफेंस मिनिस्ट्री जो कतर की है उसकी तरफ से पेश किया गया कि हम जो है एयर डिफेंस और ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर जो है यूक्रेन के साथ में एक करार करने जा रहे हैं, और उसके बाद में वो दोहा पहुंच गए, तो ये करार जो है और बढ़ेगा। तो कुल मिला के जेलेंस्की के सामने या यूक्रेन के सामने अभी सबसे बड़ा संकट ये था कि उनके पास में वॉर के लिए फंड्स नहीं थे, और अमेरिका ने भी अपने फंड्स कट कर दिए थे। यूयू की ये स्थिति नहीं थी कि वो बहुत पैसा जो है उनको दे सकें। तो जेलेंस्की हर जगह घूम घूम के ये कोशिश कर रहे हैं कहीं से उनके पास में फंडिंग आनी शुरू हो जाए, और जो उन्होंने सलाहियत अपनी पैदा की रशिया के खिलाफ लड़ते हुए, उसका वो इस्तेमाल जो है उसको एक सेलिंग चिप बना सकें, उसको बेच के वो किसी तरीके से इस युद्ध में कंटिन्यू कर पाएं। जेलेंस्की भी सीख रहे हैं रूस से, यूएस से, तमाम, और इस दुश्मन और दोस्त दोनों से। इस बीच में खबर ये आ रही है कि इस्लामाबाद में रविवार को सऊदी, तुर्की और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिलने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, और ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल एक तरीके से पूर्व भूमिका तैयार हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन की। और इसमें लगातार ये बात हो रही है कि कल जो है ये मीटिंग डिसाइड करेगी कि ईरान जो है बातचीत की टेबल पे आता है कि नहीं। और जैसी स्थिति हमको दिखाई दे रही है अभी युद्ध में जिस तरीके से, तो उसमें थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है। इस बीच में एक और खबर उड़ी थी कि पाकिस्तान
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास में 10 ऑयल टैंकर जो है वो पाकिस्तान के झंडे है। लगे हुए वो ईरान की तरफ से गिफ्ट आए थे। उसके बाद में कई जगहों पे ये क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने ऑयल टैंकर निकलवा लिए और उसको अमेरिका को बेच दिया। तो ये सारी बातें भी हुई जिसका कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये इसको आप जो है मजाक बहुत सच के पूरा पार पूरा फैक्ट बताने के बाद 8-10 पन्ना, ये थोड़ा सा गप करते हैं रोज, आप देखते हैं। तो नहीं नहीं गप- ये गप भी नहीं, ये तो मजाक ही, मतलब आप चुटकुला समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास में कोई कंफर्मेशन नहीं है। बार बार मतलब पाकिस्तान की रेपुटेशन ऐसी है कि इस तरीके की बातें होती है कि उसने बेच दिया, जो ऐसी बातें होती है। हमारे बारे में ऐसी बात कोई नहीं कहेगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया कि उसने ऑयल टैंकर जो है यूएसए को बेच दिया और यूएसए को पागल बनाया कि जो है, और यूएसए ने वही ऑयल टैंकर क्लेम कर दिया कि हमको ईरान ने दिए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से जो है ये बोला गया, जिसको मैं स्पष्ट कर देता हूं, जिससे ये सारी जो है स्थिति, वो ये सारा घटाघोप जो है वो क्लियर होता है कि ईरान ने कहा कि पाकिस्तान इस किस्म के किसी भी अरेंजमेंट में शामिल नहीं है। और जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हमने उनको 10 ऑयल टैंकर भेजे हैं पाकिस्तानी झंडों के लगे हुए जो वेसल थे उसके साथ में, वो बिल्कुल गलत है और वो ट्रंप जो है भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी भौकाल। हाँ, ये ईरान का कहना है। चलिए, तो ये तस्वीर गप के साथ ही फैक्ट पे भी विनय सुल्तान वापस लौटे, जो कि उनकी आदत है, जो उनका पसंदीदा काम है। पाकिस्तान तो मेरा बहुत प्रिय विषय है। हाँ, प्रिय विषय है और अक्सर ये आते भी रहते हैं वहाँ के जुड़े जो अपडेट्स होते हैं उनको लेकर। तो ये था पिछले 24 घंटों का पूरा वॉर अपडेट कि युद्ध में क्या हुआ, एक दूसरे पर हमले जो बढ़े विनय सुल्तान ने आपको बताया, और डिप्लोमेसी फ्रंट पे क्या चल रहा है दुनिया में, खासतौर पर यूएस में क्या चल रहा है, ये आपको समझाने का हमने प्रयास किया। बाकी ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। हाँ, हालांकि मैं कुछ अब अगले दिनों तक विनय सुल्तान के साथ इस शो में नजर नहीं आऊंगा, तो हाँ, मैं बहुत मिस करूंगा सौरभ को, सीरियसली। झूठ मत बोलो। अरे नहीं यार, सौरभ जो है मेरी दोस्ती है, और जनता मिस नहीं करेगी। अरे क्यों नहीं करेगी यार, जनता ये शो आपको देखने आती है, मुझे अच्छा लगता है। अरे कैसी बात। सौरभ मैं 10 साल से दोस्त है लल्लन टॉप के टाइम से, और वहां पर भी हम आसपास बैठते थे, हम खूब चिकाई कर लेते थे। तो हम लोग थोड़ा हंसी मजाक आपस में कर लेते हैं, आप लोग नाराज मत हुआ करो। तो ये प्रयास विनय सुल्तान की तरफ से जो जारी है वो लगातार जारी रहेगा। कभी ये खुद आएंगे अकेले आपके सामने सारे अपडेट्स लेकर, और कभी कभी हमारे कुछ नए साथी आए हुए हैं, सूरज हमारे नए साथी हैं, वो नजर आएंगे इनके साथ। तो उनको देखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। जो आप हमें फीडबैक देते हैं उसको बड़ा ध्यान से, इत्मीनान से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और लगातार इंप्रूव करने का प्रयास करते रहते हैं। ये प्रयास जारी रहेगा। मैं कुछ दिन, अब असम इलेक्शन है, 9 तारीख को वोटिंग है वहाँ पर, तो हफ्ता 10 दिन करीब असम रहूंगा, फिर बंगाल जाएंगे। बंगाल में हमारे साथी अभिनव पांडे भी पहुंचेंगे, और कुछ समय बाद कुछ दिन के लिए बॉर्डर एरियाज में कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए कि बीएसएफ वहां पे किस तरीके से काम करती है और बॉर्डर क्यों सेंसिटिव है बांग्लादेश के साथ में। तो ये असम और बंगाल की कवरेज न्यूज पिंच की शुरू होने वाली है। उसके बारे में भी कोई आपका फीडबैक हो, कुछ आप चाहते हो कि हम करें, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज पिंच देखते रहें, प्रेम ऐसे ही देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। शुक्रिया।